हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। क्षितिज भाग 2 कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा 30 मार्क्स की और कैसे कैसे सवाल आएंगे सब मैंने बता दिया आप लोग। अब बात करते हैं कृतिका भाग 2 की, जहां से मैं आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 सवाल लेकर आया हूँ। 10 में से हम लोगों के पास 3 में से 2 सवाल हल करने होंगे, जो हमारे 8 मार्क्स के टोटल होंगे। क्या आप सहमत हैं 3 चैप्टर से? क्या आप लोग कर सकते हैं? हाँ, तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ, मैं क्यों लिखता हूँ पहला चैप्टर। हाँ, मैं क्यों लिखता हूँ, मेरे तरफ से जो मैं क्यों लिखता हूँ, जो मैं कहता हूँ ना कि ये मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मैंने आपके 4+ सवाल मैंने यहाँ से रखे हैं। साना साना हाथ जोड़ी से भी मैंने लगभग 4 सवाल रखा है और 3 सवाल मैंने रखा है माता का अंतर। जिन 11 हो गए, 10 की गारंटी ली, 10 बताया, थोड़ा लो भी हो गया। आपके टीचर, आपके अध्यापक हैं जो सामने में, तो थोड़ा सा साथ चाहिए आप लोगों का। तो पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। और हाँ, ध्यान रखना, लगभग यहाँ से सवाल मिल जाए तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना एग्जाम देने के बाद। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कोशिश की है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत करो ईमानदारी के साथ में। तो पहला सवाल दोस्तों हमारा है, मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि चैप्टर बड़ा गजब का है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? क्योंकि लेखक कहता है कि लेखक भी कहते हैं और आप सब भी जानते हैं, किसी भी कार्य को करते एक बार कर लेते हैं, जब दूसरे तीसरे दिन वही कार्य आपके सामने आ जाता है उसके जैसा ही, तो आप कहते हो अरे हाँ, ये कार्य मैंने किया है, अनुभव है मुझे इसका। अब वो अनुभव धीरे धीरे अनुभूति में परिवर्तित हो जाता है। जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ना किसी प्रकार से, तो आप आराम से उसे लिख सकते हैं और सहायता करती है। तो आंसर क्या होगा? लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव उसके भीतर की व्यवस्था से मुक्त करने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करता जितना काम अनुभूति करती है। यानी कि जो अंदर एक व्यवस्था होती है ना, यार मैं ये कार्य कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, थोड़ा अनुभव तो है, कम अनुभव, लेकिन अनुभूति में जब बदल जाता है अनुभव, तो आराम से आसानी से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम गठित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना, भाव, कल्पना के सहारे घटना अर्थात सत्य को आत्मसात कर लेती है, जिसमें अप्रत्यक्ष घटना भी आंखों के समक्ष ज्वलंत प्रकाश बन जाती है, जिसे लिखकर ही अपनी भीतरी व्यवस्था से छुटकारा पाया जा सकता है। वह स्वयं को जानने के लिए प्रेरित होता है, इसलिए लेखक के लिए अनुभूति अधिक महत्व दिया है। बात समझना, बहुत गजब का सवाल है, पूछा जा सकता है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? यानी स्वयं को लेखक ने माना कि मैं स्वयं इसका भोक्ता हूं। कैसे? जब तस्वीर देखता है पत्थर पे, तो उस प्रकार से देख लो एक बार। लेखक हिरोशिमा में घटित अनुभव से हुए नरसंहार के बारे में जानकर तथा जापान यात्रा के दौरान विस्फोट के कुप्रभाव यानी बुरे प्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी भोक्ता नहीं बन गया। जबकि एक दिन जब लेखक हिरोशिमा की एक यात्रा के समय सड़क पर अकेला घूम रहा था, तब उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिस पर झुलसे हुए एक मानव की तस्वीर छपी हुई थी। विस्फोट के समय कोई आदमी उस पत्थर पर खड़ा होगा। रेडियो धर्मी किरणों ने उस खड़े व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और उसकी छाया पत्थर पर डाल दी होगी। उसे देखकर लेखक के मन में संवेदनात्मक अनुभूति जाग गई। परिणाम स्वरूप उसके मन में अणुबम विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य जाग उठा और वह हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी कि जब अस्पताल में या कहीं पर भी जब वो स्वयं था वहाँ पे उस समय देखा तब नहीं, लेकिन जब उस तस्वीर को देखा तो वो अपने आप को महसूस करने लगा, हाँ मैंने ऐसा भोगा है। ये सवाल 100% आने की संभावना है कि लेखक कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो कौन कौन सी है? लेखक को लिखने के लिए उसकी अभ्यंतर व्यवस्था, आत्मिक अनुभूति की तीव्रता प्रेरित करती है। अभ्यंतर व्यवस्था, उसके अंदर जो छिपा दर्द है वो, और आत्मिक अनुभूति स्वयं जो अनुभव करता है वो। किसी रचनाकार को प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। यानी किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत उसकी भीतरी व्यवस्था से मुक्ति, संपादक का आग्रह, किसी का भारी दबाव, आर्थिक आवश्यकता होते हैं, परंतु इन सब प्रेरणा स्रोतों में पहला कारण भीतरी व्यवस्था से मुक्ति के लिए लेखन मूल का। बात तो सही है। अंदर जब एक कवि या लेखक क्या होता है, अंदर जब कुछ आता है ना, यार मुझे इस चीज़ के ऊपर लिखना चाहिए, जब तक वह उसे लिख नहीं सकता ना बेटा, लिख नहीं देता, जब तक अंदर से एक दिल कचोटता है, यार मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए।
हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत्य व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। आप कैसे कह सकते, अंतर भी और अंदर भी और बाह्य भी। लेखक जापान यात्रा पर जाने का मौका मिला तो वह हिरोशिमा के उस अणुबम विस्फोट से पीड़ित लोगों को अस्पताल में देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उनका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ये अनुभव हो चुका था, क्योंकि वह विज्ञान के विद्यार्थी के साथ साथ हिरोशिमा से संबंधित सभी सूचना पढ़ चुके थे। परंतु जले हुए पत्थर पर किसी व्यक्ति के जले हुए शरीर की तस्वीर को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई और लेखक को वह छाया लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतर व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। हिरोशिमा घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और कहाँ? देखो सेम आंसर है इसका भी, लेकिन आपको बस बताना है, सवाल आ जाएगा तो किस प्रकार से अमेरिकन, किस प्रकार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वही एक देख लेना, इसको सेम आंसर है। अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे रख दिया है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह संमोहित कर रहा था? किस तरह कर रहा था? रात के अंधकार में झिलमिलाती सितारों की रोशनी से नहाया गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। वह उसे अपलक यानी कि बिना पलकों को झपकर एकटक लगातार देख रही थी। उसे यह जादू ऐसा संमोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था। लेखिका की चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, अर्थात उसका शरीर शिथिलता को प्राप्त कर चुका था। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उन झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहा रही थी जो उससे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी, इसलिए उसे संमोहित कर रहा था गंतोक। ये सवाल तो 100% आना चाहिए। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? क्योंकि सब मेहनत करते हैं, छोटे बड़े बच्चे सब करते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह दोपहर शाम को सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यह सब यहाँ के निवासियों के भरपूर परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने अपने पुराने स्वरूप को कायम रखा। यहाँ के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के हाथों में भी कुदाल हथौड़े होते हैं जो उनके साथ साथ मेहनत करती हैं। उनके पुत्र भी उनकी पीठ पर टोकरी में बंधे रहते हैं। इसी कारण गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? आपको पता है सफ़ेद पताका शांति और अहिंसा। तो सफ़ेद पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है और नया कार्य आरंभ करें, शुरुआत करें, तो जिन पर एक मंत्र भी लिखा हुआ होता है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इस प्रकार ये सफ़ेद पताकाएं शोक और रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। ये सवाल देखो लगता तो बिल्कुल इजी सा है, लेकिन आया हुआ देखो कितनी बार, 13 में, 12 में भी, 19 में भी आया हुआ है। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? अथवा में ऐसे साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर पुष्टि कीजिए कि आज प्राकृतिक संपदा को बचाने की बड़ी आवश्यकता है। आज की देखो मैंने बहुत बड़ा लिखा है, इसमें आपको जितने शब्दों में पूछे 60, 80 में, तो आप उस हिसाब से देख लेना। आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि वह स्वार्थपरक हो गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे वनों की समाप्ति के साथ साथ जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं। मनुष्य द्वारा नदियों के जल को दूषित करने एवं पानी का गलत प्रयोग करने से पानी की कमी तथा जल जीवों की संख्या में कमी हो गई है और पेयजल पानी पर भी संकट आ रहा है। सरकार सैलानियों के लिए पहाड़ों को पर्यटन स्थल बनाने के कारण वहां पर प्रदूषण फैल रहा है, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे बर्फ का गिरना, वर्षा का आना कम होता जा रहा है। जगह जगह पहाड़ों के जल को
झरनों के रूप में परिवर्तित करके पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं। इन सभी कारणों से प्रदूषण में वृद्धि हो गई है। इसे रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करे। प्रकृति की रक्षा हेतु आवश्यक है कि हम नदियों में कूड़ा करकट न डालें, अधिक पर्यटक स्थल न बनाएं, सतत विकास की अवधारणा का अनुपालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। देख लेना, जितने शब्द उठाओ उतना उठा लेना। अंतिम सवाल है हमारा, लेकिन 2 सवाल और हैं आप लोगों के सामने। जो मैंने कहा ना अंतिम में, माता का आंचल उपन्यास। लॉन्ग स्टोंग में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखक को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई क्यों पड़ती है? क्योंकि सब जगह कहते हैं ना कि जब विज्ञान ने इतनी तरक्की की है तो कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो लोक विश्वास जरूरी है। लेखिका घूमती हुई कभी लॉन्ग स्टोंग नाम की जगह पर गई। वहाँ एक कुटिया में घूमते हुए चक्कर के बारे में बताया कि एक धर्म चक्कर है, इसे घुमाने सारे पाप धुल जाते हैं, अर्थात सारे पापों का नाश हो जाता है। उसके बाद लेखिका ने सोचा, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, लोगों की आस्था विश्वास पाप पुण्य की अवधारणा हर जगह एक सी रहती है। चाहे उनके मजहब के अनुसार भगवान अलग अलग हो, फिर भी उनका विश्वास सदैव एक सा रहता है और यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांधता है। इसलिए लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई देती है। आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान में था तो रिजवान साहब माला फेर रहे थे तो कमेंटर में कहा गया ना, ये हमारा ये ऐसे ऐसे अल्लाह का है वरदान है, तो वो मैच जीतने के लिए कर रहा था लेकिन जीत नहीं पाता। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कर देर है अंधेर नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की हमेशा विजय होती है। तो कोशिश करो। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि आपको पता है बरोबर बच्चे हैं, समान सभी, और उनके सामने तुम रोओगे तो कितना अच्छा नहीं लगता। तो वही बात है, देख लेना, लगता है आ सकता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। भोलेनाथ और उनके साथियों में खेल और खेल सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है? तो गिल्ली डंडा वगैरह ये सब मैंने इसमें लिख दिया, देख लेना। मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगा इसलिए, लेकिन ये ज़्यादा लग रहा है, ये सवाल आ सकता है। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति आपको किस तरह परिवर्तन दिखाई देता है? ये लास्ट सवाल है। आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले की जो समूह संस्कृति सभी का आपस में आत्मीय प्रेम, परिवार के सभी सदस्य का एक साथ रहने का बोध कराती है, जो आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत से कारण हैं कि आज की ग्रामीण संस्कृति में देखने को मिलते हैं। जैसे आज लगभग सभी परिवार अलग अलग हो गए हैं, इसलिए एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। आज के घरों में चबूतरों का प्रचलन नहीं है। बच्चों के खेल की सामग्री खेल बदल चुके हैं और ये खर्चीले भी हो गए। आज के बच्चे धूल मिट्टी से बचना चाहते हैं, लेकिन बच्चे धूल मिट्टी में खेलना पहले पसंद करते थे। तो ये 10 की जगह मैंने 13 रखा है। पहला और दूसरा, ये 11-12 तो मैंने वैसे रख दिया है, वैसे 13 महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होंगे। और बेटा कोशिश की है मैंने भी, आप भी कोशिश करो। वैसे तो मैं तो ये कहता हूँ कि तीनों चैप्टरों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाना। बाबा बेटा खुश रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना, और इन सभी सवालों को पढ़ के जाना है। बाबा बेटा।